नवाज शरीफ 2 बार वज़ीर आला, 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन उनका गिला है कि उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। गिलगत में तो उन्होंने गरीब अवाम को झाड़ दिया कि तुम भी मेरे खिलाफ होने वाले जुल्म में शामिल हो। नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया। क्या वाकई अवाम का कसूर है? क्या नवाज शरीफ का अवाम से सवाल करना बनता है या अवाम का नवाज शरीफ से सवाल करना बनता है? मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के उन 3 सियासतदानों में से एक हैं। जी, पाकिस्तान की पूरी तारीख के 3 सियासतदानों में से जिन्होंने मुल्क गिर जमातें बनाई, करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया, करोड़ों लोगों से वोट लिए, और ना सिर्फ वो लीडर बने बल्कि वो लीडर बने। यानी इन लोगों ने जिनके सर पे हाथ रखा वो भी लीडर बन गए। आप बूझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत एक मुअम्मा है। देखिए, हमें पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से और इमरान खान से लोगों का जो रिश्ता था वो एक लव मैरिज का था। लोग इनकी मोहब्बत में मुब्तला हुए, इनकी तहरीक का हिस्सा बने, फिर इनकी जमात का हिस्सा बने, फिर वो बड़ी जमातें बन गई, फिर वो हुकूमत में आ गई। लेकिन मियाँ साहब ने तो कोई तहरीक ना बनाई ना चलाई। तो उनका अवाम से रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जैसे अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता होता है। यानी वो हुकूमत में पहले आए, उन्होंने पार्टी बाद में बनाई, लेकिन फिर भी वो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन तो बन गए। लेकिन देखें, अरेंज मैरिज तो फिर अरेंज मैरिज होती है, इसमें वो जज्बात तो नहीं होते जो लव मैरिज के होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें मुस्लिम लीग नवाज़ का इन 2 जमातों से, तो कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हमारे सामने आती हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी एक ऐसी तहरीक के नतीजे में वजूद में आई जो 1960 में चली। ये तहरीक कहाँ से आई? ये तहरीक नतीजा थी इस बात का कि एक ज़रई इनकलाब मुल्क में आ गया। उस ज़रई इनकलाब के नतीजे में ट्रैक्टर और ट्यूबवेल आए तो करोड़ों किसान बेरोज़गार हो गए। उन्होंने शहरों का रुख किया। अब खुशकिस्मती के एक सनती इनकलाब भी आ चुका था, जहाँ उनके लिए रोज़गार मौजूद था, फैक्ट्रियाँ मौजूद थी, वो वहाँ चले गए। लेकिन हालात बेचारों के बहुत ख़राब थे। यहाँ उन्होंने आके यूनियंस बना ली और फिर एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बने जो गरीबों के हालात कार पर फोकस करती थी, यानी एक सोशलिस्ट तहरीक थी। फिर उनके साथ ऐसी मिडिल क्लास थी जो नज़रियाती मिडिल क्लास थी और नज़रियाती तौर पर इन मज़दूरों के साथ थी, और इन सब ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी के तौर पे वजूद में आई और आज तक ज़िंदा है। ये सितम ज़रीफ़ी ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से चलते चलते या बिल्कुल कहीं और जा पहुँची। चले, ये तो पीपल्स पार्टी की बात थी। अब इमरान खान की पीटीआई की बात करते हैं। पीटीआई एक ऐसे दौर में उभरी जब आला तालीम के नतीजे में एक बहुत बड़ी एजुकेटेड क्लास पैदा हो चुकी थी, उसके साथ एक बड़ी मिडिल क्लास पैदा हो चुकी थी, और ये मिडिल क्लास पुरानी सियासत से इंतहाई गैर मुतमईन थी। वो इस पेट्रनेज की पॉलिटिक्स से बेजार थी जिसमें आपको अपना काम करवाने के लिए सियासतदानों के पास जाना पड़ता है। तो ये क्लास चाहती थी कि पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी हो, मेरिट पर काम हो, रूल ऑफ लॉ हो, जो दुनिया की सब मिडिल क्लास जमातें चाहती हैं, मिडिल क्लास लोग चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात हुई। वो बात ये हुई कि ये दौर जो था ये एक पॉपुलिज्म का दौर था। यानी पूरी दुनिया में पॉपुलिस्ट तहरीकें उभर रही थी और इमरान खान एक पैदाइशी पॉपुलिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने करिश्मा को और अपने स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी नए मीडिया, सोशल मीडिया की फहम को इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को जो पहले से बना चुके थे, जिसको चला रहे थे, उसे एक 21वीं सदी की कामयाब पॉपुलिस्ट पार्टी बना दी। तो मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही मौजूद थी और पाकिस्तान में हमेशा उसका एक सॉलिड वोट बैंक मौजूद था। 1970 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग का 23% वोट था। देखिए, बहुत बड़ा वोट बैंक था, लेकिन उस वक्त 3 मुस्लिम लीगें थी। वोट बैंक डिवाइड हो गया तो मुस्लिम लीग के हाथ में कुछ ना आया।
اور پیپلز پارٹی جس کا 39% 39% ووٹ بینک تھا وہ الیکشن سویپ کر گئی۔ اب اگر ہم 1988 میں آئیں، 1970 سے 1988 میں آپ دیکھیے کتنا عرصہ ہے، یہ بنتا ہے 18 سال۔ تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اتنے کا اتنا، ضیاء الحق کے 10 سال کے ظلم اور ستم اور سب کچھ کے باوجود اتنے کا اتنا ووٹ بینک 39%۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح کم از کم ایک نسل تک اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اہم بات یہ کہ ان کی لیڈرشپ میں یہ تمام ووٹ بینک اکٹھا ہو کے ایک مسلم لیگ کے نیچے آ گیا۔ دیکھیے جو اینٹی بھٹو مذہبی ووٹ تھا اس کو بھی میاں نواز شریف نے کامیابی سے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور اس طرح ایک سالڈ ووٹ بینک والی ایک نئی مسلم لیگ وجود میں آ گئی۔ اس سالڈ ووٹ بینک کے ساتھ ناشکر عوام نے میاں صاحب کو بار بار منتخب کیا۔ پرویز مشرف نے ان کو نکال باہر کیا، ان کی جماعت کو تقریباً ختم کر کے رگڑ کے رکھ دیا، لیکن وہ واپس آئے تو عوام نے پھر ان کو ایک بڑی پارٹی بنا دیا۔ تو سوال عوام کا بنتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے، مسلم لیگ نواز کے ووٹر کا بنتا ہے، اور سوال ان کا یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب اس پارٹی میں ہمارا حصہ کہاں ہے، کیا ہے؟ یہ ایک ملکیتی پارٹی کیوں ہے؟ 45 سال میں صرف آپ کا خاندان، آپ کے وہی 15-20 دوست اس پارٹی کے اہم عہدوں پر ہیں، تمام وزارتوں پر ہیں۔ منتخب تو ہم سب کرتے ہیں، پورا ملک کرتا ہے، لیکن طاقت 5 ضلعوں میں کے پاس جاتی ہے، وسائل 5 ضلعوں کے پاس جاتے ہیں۔ کیا باقی پاکستان آپ کو اپنا پاکستان نہیں لگتا؟